जम्मू कश्मीर को विशेष ताकत देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 पर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार के कामकाज के पहले ही दिन पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह कहकर विवाद मोल ले लिया कि राज्य को मिले विशेष दर्जे पर नए सिरे से बहस शुरू की जा सकती है। संविधान की ओर से मिली ताकत पर आती आंच राज्य सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। 370 पर करीब 6 दशक से जारी बहस जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक कैसे एक बार फिर विवाद का मुद्दा बन गई, इसी पर है हमारी खास पेशकश विवाद 370। ये 370 हटना चाहिए। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे पर मोदी सरकार के मंत्री ने सवाल क्या उठाया? दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासत में भूचाल आ गया। करके दिखाएं फिर देखें रियासत में क्या हालात बनते हैं। कोई भी ताकत दुनिया की जो है वो आर्टिकल 370 को हाथ नहीं लगा सकती। Politicize and polarize not only in J&K but across the country. विरोध के बावजूद सरकार और सत्ताधारी बीजेपी की मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि मुद्दे पर बहस करने में भला क्या नुकसान है। समय आने पर इन सारे मुद्दों पर बहस हो सकती है। बहस को लेकर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं संविधान के ऊपर बहस होनी चाहिए, तो आगे चर्चा का विषय है, पार्टी तय करेगी, उसके हिसाब से बात। बेशक लोकतंत्र में हर मुद्दे पर बहस की गुंजाइश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खत्म हो सकता है अनुच्छेद 370? 370 खत्म होने पर देश पर क्या असर पड़ेगा? 370 पर बवाल। और सरकार के कामकाज के पहले ही दिन पीएमओ में राज्य मंत्री बनाए गए जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि बाद में जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन उनके बयान ने घाटी की सियासत गरमा दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई हैं। अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि इस पर चर्चा तो कर लीजिए। मंत्री जी ने जैसे ये बयान देकर बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 हर कश्मीरी के लिए भावनात्मक मुद्दा है। मंत्री जी ने इस दर्जे पर दोबारा विचार की गेंद हवा में क्या उछाली, बवाल छिड़ पड़ा। श्रीनगर से लेकर कई शहरों में दिन भर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता अपने गुस्से का इजहार करते रहे और दिल्ली में सियासत पैनी होती रही, लेकिन सरकार बैकफुट पर नहीं गई। एक और मंत्री के बयान से ये साफ हो गया। लोग तो कह रहे हैं संविधान के ऊपर बहस होनी चाहिए, तो आगे चर्चा का विषय है, पार्टी तय करेगी, उसके हिसाब से बात है। उधर घाटी उबलती रही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के खास नेताओं के साथ बैठक की, तो विपक्षी नेता महबूबा मुफ्ती भी मैदान में उतर पड़ी। करके दिखाएं फिर देखें रियासत में क्या हालात बनते हैं। ये इलेक्शन 370 का इलेक्शन नहीं था, बहुत से और इसमें इश्यूज थे। पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कोई भी ताकत दुनिया की जो है वो आर्टिकल 370 को हाथ नहीं लगा सकती। अगर आप 2 मिनट के लिए उसको तोड़ते हो तो जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के जरिए ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। इस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को कई खास अधिकार दिए हैं। जनसंघ के जमाने से ही आरएसएस से जुड़े संगठनों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली बार एनडीए सरकार के दौरान इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने इसे जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हुए फायदे नुकसान पर अब चर्चा होनी चाहिए। साफ है, बीजेपी हो या संघ, ये विचार दोनों में ही कुलबुला रहा है। और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग वहाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 370 आम उसके कारण नहीं कर सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, अच्छे होटल अच्छे रिसोर्ट नहीं बन सकते। समय आने पर इन सारे मुद्दों पर बहस हो सकती है। बहस को लेकर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार देश को बांटने की साजिश रच रही है। बाकी दल भी विरोधी मुद्रा में ही दिखे। To politicize and polarize not only in J&K but across the country. राज्य मंत्री उसमें 370 के बारे में बोला है, वो बिल्कुल मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। बीजेपी कहती रही है कि जब उसका बहुमत होगा तो वो अनुच्छेद 370 पर फैसला लेगी। अब उसके पास बहुमत है। अनुच्छेद 370 पर भड़का विवाद जहां अलगाववादियों की स्थिति को मजबूत करेगा, वहीं मुख्यधारा के नेताओं का मानना है कि 370 को हटाना मानो भारत और जम्मू कश्मीर के बीच रिश्ते को कमजोर करना है। और यह सब विवाद
कहीं न कहीं उस कोशिश को फीका करता दिख रहा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए की जा रही है। खालिद हुसैन, कश्मीर, IBN 7। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 कई तरह की पेचीदगियों से भरा है। 1947 में जब जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया तो संविधान में उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया। 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर पर कई मामलों में देश में बनने वाले कानून लागू नहीं होते। क्या है अनुच्छेद 370? क्यों अस्तित्व में आया अनुच्छेद 370? जिस अनुच्छेद 370 पर देश की सियासत में उबाल आ गया है, उसकी वजह समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अनुच्छेद 370 क्या है। लेकिन ये तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक ये न जान समझ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग कैसे बना। ये जानने के लिए हमें आज से 67 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब अंग्रेजों के जाने के बाद भारत आजाद हुआ और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। अविभाजित भारत की छोटी बड़ी 565 रियासतों के पास या तो भारत या पाकिस्तान के साथ विलय करने या स्वतंत्र वजूद रखने का विकल्प था। उस वक्त की कुछ बड़ी रियासतों के साथ जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र रहना चाहता था। जम्मू कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह इंदर महिंदर बहादुर का राज था, लेकिन रियासत की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह अभी इस ऊहापोह में फंसे ही थे कि 6 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सरकार की मदद से कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इससे घबराकर महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गए। बदले में भारत कश्मीर की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने को तैयार हो गया। 26 अक्टूबर 1947 का कश्मीर का भारत में औपचारिक विलय हो गया। इस विलय को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया। विलय की प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सियासी दल के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अहम भूमिका रही, जो राज्य के भारत में शामिल होने के हक में थे। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की वकालत कर रहे थे। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के मार्गदर्शन में ही नेहरू सरकार में बिना विभाग के मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का खाका तैयार किया। 26 अक्टूबर 1947 को विलय संधि हुई और उसमें इसका पूरा उल्लेख हुआ महाराजा हरि सिंह के द्वारा। और अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को जो गवर्नर जनरल ने उसको एक्सेप्ट किया और वो उसमें रूपरेखा पूरी बताई गई और उसी में स्पष्ट किया कि हम अपनी सॉवरेनिटी के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे और भविष्य में भी जो संविधान बनेगा उसमें भी इसी के अनुसार प्राविधान किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट हुआ और उसके हिसाब से आर्टिकल 370 बना। लंबी बहस और तालमेल के बाद अनुच्छेद 370 का जो स्वरूप सामने आया, उसके मुताबिक 370 के जरिए भारतीय संघ से जुड़ा जम्मू कश्मीर। 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिला। रक्षा, विदेश और संचार के अलावा बाकी मामलों में स्वायत्तता मिली। अन्य कानून लागू करने के लिए राज्य का अनुमोदन जरूरी है। जम्मू कश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता। अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों पर ज्यादातर मामलों में राज्य के कानून लागू होते हैं और कई मामलों में जम्मू कश्मीर की बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग स्थिति है, लेकिन वो भारत का अभिन्न अंग है। मौलाना हसरत मोहनी संविधान सभा में विरोध किया इसका कि क्यों आप स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो इस पर गोपाल स्वामी अयंगर थे, मिनिस्टर थे, उनको जम्मू कश्मीर का प्रभार था। उन्होंने कहा देखिए जम्मू कश्मीर में एक अनयूजुअल एंड एबनॉर्मल असामान्य परिस्थिति है। क्यों? तो 2 कारण बताए। एक तो रिबेल्स हैं, दूसरा शत्रु देश पाकिस्तान का वहां प्रभाव है। उसको हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में भी सिचुएशन राइट नहीं है, अभी पका हुआ नहीं है। अनुच्छेद 370 के वजूद में आने के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े संगठन इसका विरोध करते आ रहे हैं। यही वजह है कि जब तक इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो जाता है वो इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 370 खत्म हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
वैसे आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और संघ का हमेशा से यह मानना रहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खत्म किया जा सकता है? क्या संविधान में इसे खत्म करने का तरीका मौजूद है? अगर हां, तो ऐसा किन हालात में हो सकता है? आइए वो देखते हैं। अपने संविधान का हिस्सा है, लेकिन जिस प्रकरण में वो धारा आई है उसका शीर्षक ही है कि अस्थायी है, टेम्पररी, ट्रांजिएंट है। जो टेम्पररी है वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो परमानेंट होना चाहिए, तो लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि परमानेंट नहीं होना चाहिए। जिनको इच्छा है कि परमानेंट होना चाहिए, उनका अलग राज्य बने, जैसे घाटी का राज्य अलग बने, लद्दाख का अलग बने, जम्मू का अलग बने। अनुच्छेद 370 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान के बाद एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में बवाल मचा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। संघ ने अपने ताजा बयान में कहा है कि न सिर्फ अनुच्छेद 370 को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में भी बांट देना चाहिए। संघ और उसके साथी संगठनों का रुख देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या 370 को खत्म किया जा सकता है? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है? संघ का रुख साफ है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के वक्त 370 को एक वक्ती प्रावधान के तौर पर लागू किया गया था, इसे बदला जा सकता है। 370 एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म था कि केंद्र के कानून कैसे जम्मू कश्मीर में लागू हो, तो 370 101 ब्रिज की तरह काम कर रहा था और वह कहा गया ये टेम्पररी मेजर है। कई इतिहासकार भी इस तरफ ध्यान दिलाते हैं कि अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी उपाय के तौर पर संविधान में जोड़ा गया था, क्योंकि 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय कराने के लिए इसकी जरूरत थी। अनुच्छेद 370 में ही सिद्धांत तौर पर इसे खत्म करने की प्रक्रिया का जिक्र है, जिसके मुताबिक अनुच्छेद 370 के उपबंध 3 के तहत राष्ट्रपति चाहें तो अधिसूचना जारी कर 370 को खत्म कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति की जरूरत पड़ेगी। कुछ जानकारों का मानना है कि अनुच्छेद 370 संविधान का एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसे खत्म करने को लेकर कई मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं है। लिहाजा सामान्य संविधान संशोधन के जरिए भी अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि ये मानने वालों की कमी नहीं है कि अनुच्छेद 370 को व्यावहारिक तौर पर खत्म करना लगभग असंभव है। जहां तक मैं जानता हूं और मैंने काफी इस पे रिसर्च किया है, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बुलाना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, आपको नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको तैयार करना होगा। पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कोई भी ताकत दुनिया की जो है वो आर्टिकल 370 को हाथ नहीं लगा सकती। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि दफा 370 को खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे कितनी भी ये बहस कर लें, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, वही इसको रिवोक कर सकती है और वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए बहस चाहे 6 दशक लंबी हो, लेकिन ये मानने वालों की कमी नहीं कि ये बहस सियासी नफे नुकसान के दांवपेच से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हंगामा क्यों हो रहा है, ये समझना भी मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और भारतीय जनता पार्टी ही अनुच्छेद 370 के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी का पूर्व अवतार जनसंघ भी इसके खिलाफ रहा है। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी 370 के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी ललकार रैली में 370 की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया था। क्यों है ये विरोध, आइए जानते हैं। क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। चर्चा का करने को तैयार नहीं। भाइयों बहनों, एक ऐसा कवच बना लिया है, धारा 370 का उपयोग एक कवच के नाते होता है। उसको सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता के गहने पहना दिए गए हैं और उसके कारण
उसकी सही चर्चा नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं देश के संविधान के जानकार लोग इस पर चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पीएम प्रत्याशी के तौर पर जम्मू की ललकार रैली में अनुच्छेद 370 का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। रैली में उन्होंने साफ किया कि वो अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा मानते हैं और इस पर चर्चा की जरूरत है। 370 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान से पैदा हुए विवाद के बाद बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए। 370 के मामले में बहस करने में किसी को इतराज नहीं हो सकता है, लेकिन कश्मीर के लोगों के जज्बात की इज्जत करना सबके लिए जरूरी है। देश में समान नागरिक कानून हो, इसी दलील को लेकर संघ से जुड़े संगठन अनुच्छेद 370 के अस्तित्व में आने के बाद से आंदोलन कर रहे हैं। अप्रैल 1950 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद का गठन किया था। प्रजा परिषद ने नारा दिया कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दरअसल शुरुआत में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था। उसके प्रमुख को सदर रियासत या प्रधानमंत्री कहा जाता था। जम्मू कश्मीर जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी। इसके विरोध में मई 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना इजाजत लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को श्रीनगर में दिल की बीमारी से उनका निधन हो गया। जनसंघ के 3 सांसद थे 1952 में। आज 3 आए हैं जम्मू कश्मीर से। जनसंघ के 3 सांसद थे 52 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत में पहला शहादत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। अनुच्छेद 370 को लेकर जनसंघ से बीजेपी तक ये इतिहास ही है जिसकी वजह से पार्टी अब भी 370 का विरोध कर रही है। लगातार 2 चुनावों में उसके घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने का इरादा जताया गया है। 2014 में घोषणा पत्र में कहा गया, बीजेपी धारा 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराती है और इस पर सभी पक्षों से चर्चा करेगी। बीजेपी इस धारा को हटाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। अनुच्छेद 370 सदैव से ही राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के पूर्ण एकीकरण में मनोवैज्ञानिक बाधा बना हुआ है। बीजेपी इस अनुच्छेद को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। शायद यही वजह है कि सत्ता में आते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 370 पर बयान दे दिया, लेकिन विरोध में हो रही तीखी प्रतिक्रिया से साफ है ये मुद्दा कितना संवेदनशील है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।